देखिए जनरली होता क्या है कि मैकेनिकल ब्रांच में हमारे पास में सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे होते हैं और एक शब्द होता है हमारे पास में जिसका नाम होता है PLM। PLM प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। इस टर्मिनोलॉजी के इर्द गिर्द सभी सॉफ्टवेयर हमारे पास में घूमते हैं। ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है, इसका मतलब है कि हमारे पास में जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की जो लाइफ है और उसका जो साइकिल है, उस साइकिल को आप किस तरह से मैनेज करते हो। उस पूरे के पूरे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को मैनेज करने के लिए हमको कुछ सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है और वो रिक्वायरमेंट हमको फिर कंप्लीट पार्ट को बताती है। जैसे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में सबसे पहला हमारे पास में ऑप्शन आता है कि प्रोडक्ट की नीड। जब प्रोडक्ट की नीड जनरेट होती है तो फिर हम उसका डिजाइन करते हैं। जब उसका डिजाइन कंप्लीट होता है तो उस प्रोडक्ट की डिजाइन कंप्लीट होने के बाद में उस प्रोडक्ट पर हम एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और जब एनालिसिस हो जाता है और ओके आ जाता है यहाँ पर एनालिसिस के रिजल्ट में, तो फिर हम इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है और मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद में और फिर यहाँ पर उसका सेलिंग चालू हो जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पर नीड जो जनरेट होती है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली होती है। इसके लिए हमको जनरली सर्वे करना होता है। ये मैकेनिकल स्टूडेंट भी करते हैं और भी स्टूडेंट्स इसको कर सकते हैं। यहाँ पर जब अपन डिजाइन की बात करते हैं तो डिजाइन में फिर अपने पास में ऑप्शंस मिलते हैं। ऑप्शंस में हमारे पास में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो डिजाइन का काम करते हैं। और डिजाइन में बेसिक हमारा जो, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करियर देखना चाह रहे हो और इस तरह से इस पार्ट को देखना चाह रहे हो, तो फिर आपको इस डिजाइन में सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो आती है वो आती है ऑटोकैड की। इस बात को आप समझें। अगर आपको ऑटोकैड नहीं आता है तो सबसे पहले आप ऑटोकैड को सीखिए, क्योंकि ऑटोकैड ही है जो आपको कुछ और पार्ट्स बताता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि मैकेनिकल में हमारे पास में ऑटोकैड जो है वो किस तरह से काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ इमेजेस में, जैसे हमारे पास में ये एक शीट है। इस शीट में आप देखेंगे तो ये 3D पार्ट है, उसी का ये 2D में आइसोमेट्रिक व्यू दिया हुआ है और ये जो शीट बनी है वो ऑटोकैड पर बनी है। जब ऑटोकैड में इस तरह की शीट मिलती है, ये 2D के पार्ट्स है, ये कंपोनेंट है। ये देखिए इसका इन्होंने साइड व्यू दे रखा हुआ है, ये साइड व्यू है, ये ऑटोकैड में ड्राइंग होती है। तो ये मैकेनिकल के कंपोनेंट का ड्राफ्टिंग कहलाता है। इसको हम ड्राफ्टिंग बोलते हैं। हमारी जो डिजाइन की लैंग्वेज है उसमें हम इसको ड्राफ्टिंग बोलते हैं। तो ड्राफ्टिंग में आपको एक 2D में पार्ट मिलता है और उस 2D के पार्ट को फिर आपको 3D में बनाना होता है। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो कितने छोटे छोटे और बहुत आसान से कंपोनेंट है, पर ये आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ा सा टफ लगेगा। अगर आपने कोई ये नहीं दिख रहा होता है, अगर आप इसको हाइड करते हो तो सिर्फ इतना ही पार्ट में आपको वो समझ में नहीं आएगा जो यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ देखोगे तो बहुत आसान लगता है, पर जब यहाँ आप देखते हो तो थोड़ा सा टफ हो जाता है इमेजिन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो बेसिक चीजें होती हैं ये ऑटोकैड का पार्ट होता है जिसमें हमको ड्राफ्टिंग मिलती है। ये ड्राफ्टिंग का पार्ट होता है, ये 2D की ड्राफ्टिंग। अब यहाँ पर आप देखिए डायरेक्टली आपके पास में 2D की शीट है, साइड व्यू है और एक सेक्शन व्यू है। अब इसमें आपके पास में समझने के लिए बहुत कुछ है कि इसका 3D कैसे होगा या 3D किस तरह से बनेगा, इसको आपको विजुलाइज करना एक पार्ट आता है। जैसे ये है मेरे पास में, अब ये देखिए ये कोई टैंक टाइप की प्रोफाइल, शेल टाइप का प्रोफाइल है। अब ये शेल टाइप का प्रोफाइल है, ये 2D में दिया हुआ है, तो इस तरह का नीड सबसे पहले जनरेट होता है। तो हमारा यहाँ पर जो आता है डिजाइन में
तो डिजाइन में सबसे पहले आपको 2D में आपको पार्ट मिलता है। अब उसको रियलिस्टिक व्यू देने के लिए आपको केटिया या सॉलिड वर्क्स या फिर यूनिग्राफिक्स जिसको हम यूजी बोलते हैं, या फिर सॉलिड एज, ये इनमें से कोई एक सॉफ्टवेयर ऑप्ट करना पड़ता है जिससे आप 3D का विजुअलाइजेशन करते हो, कि आप 3D में उसको बनाते हो। जब आप 3D में उसको बनाते हो तो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक और रियल व्यू निकाल के देता है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ मैकेनिकल के लिए। ये देखिए आप, जैसे ये पार्ट है, इस तरह का रियल कंपोनेंट। अभी इसमें क्या हुआ है कि आप लोगों ने इस लेवल का शायद अगर किया हो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बेसिक कंपोनेंट की ट्रेनिंग तो आपको मिली होगी या आपने किया होगा। तो इस लेवल के ये छोटे कंपोनेंट है, ये बहुत थोड़े से सिंपल हो जाते हैं। पर ये थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि इसमें n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, बहुत सारे कंपोनेंट्स इसमें लगे हैं। आप अगर यहाँ पर देखेंगे, स्क्रीन दिख रही है आपको प्रॉपरली? यस सर। यहाँ पर और थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेशन पे जाता हूँ। ये रियल व्यू है जो केटिया के पार्ट्स है। इस तरह से कुछ कंपोनेंटल ड्राइंग आपको मिलती है। जैसे हम एक थोड़ा सा अंडरस्टैंड के लिए समझते हैं, मल्टी सिलेंडर इंजन। अब इस मल्टी सिलेंडर इंजन में आप इसको रोटेट करते हुए, रन करते हुए, इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। ये कुछ तरह के पार्ट्स होते हैं। इनका पार्ट्स को हम 3D में डिजाइन करते हैं। जब ये 3D में बन के तैयार हो जाते हैं तो मॉडल तो आपका तैयार हो गया। अब मॉडल तैयार होने के बाद में इस तरह के कंपोनेंट तो बन के तैयार हो जाते हैं। इन कंपोनेंट्स की फिजिबिलिटी चेक करना है। अब हमको ये चेक करना है कि अगर हम कोई कंपोनेंट है हमारा और वो लोड को बियर कर रहा है तो उस लोड बियरिंग में उसका क्या होगा, कितनी स्ट्रेस वो जनरेट करेगा। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर ज्यादा लोड लगने के चक्कर में वो फेल हो जाएगा। उसका मॉडल एनालिसिस करेंगे तो वाइब्रेट तो नहीं करेगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होगी, उसमें स्ट्रेस कितनी प्रोड्यूस होगी, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, कैपेसिटी उसकी कितनी है लोड को बियर करने की। वो सब चीजें फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट जो लेता है वो लेता है हमको एनालिसिस। अगर एनालिसिस यहाँ से मॉडल तैयार होने के बाद जब हम एनालिसिस उसका करते हैं और एनालिसिस में अगर कंपोनेंट ओके बताता है तो फिर आपको ये समझ में आता है कि वो एनालिसिस के साथ कंपोनेंट ओके है। अब आप उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए आगे लेके जा सकते हैं। अब एनालिसिस के लिए हमको करना क्या होगा? एनालिसिस के लिए हमको एनसिस को समझना पड़ेगा, जो आज का हमारा टॉपिक है कि एनसिस और एनसिस में काम करने का तरीका। जनरली एनसिस क्या होता है कि एनसिस एक एनालिसिस सॉफ्टवेयर है। जो एनसिस इनकॉर्पोरेशन एक कंपनी है, उस कंपनी ने इसको बनाया है, एनसिस इनकॉर्पोरेशन जिस कंपनी का नाम है जिसने एनसिस को बनाया है। एनसिस एक सॉफ्टवेयर नहीं, एक अपने आप में कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर हम इसको बोल सकते हैं। रीजन उसका ये है कि जब आप एनसिस को देखते हैं तो एनसिस में आपके पास में सिर्फ एक टाइप का एनालिसिस नहीं मिलता, आपके पास उसमें मल्टीपल टाइप के एनालिसिस मिलते हैं। एनालिसिस में बहुत टाइप के एनालिसिस हो सकते हैं। जितना आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा उससे कहीं ज्यादा एनालिसिस आपको यहाँ पर मिलते हैं। हम एक एक करके सारे एनालिसिस को अगर हम डिस्कस करते हैं तो पहला एनालिसिस हमारे पास में होता है कि किस टाइप के हो सकता है। तो एक एनालिसिस होता है हमारे पास में स्ट्रक्चर एनालिसिस। स्ट्रक्चर एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आपका पार्ट जो आपने कंपोनेंट बनाया हुआ है उस कंपोनेंट में सिर्फ और सिर्फ लोड लग रहा है, और आप लोड लगने के बाद में आप उसमें, अगर मैं इसी को सेम टर्मिनोलॉजी स्ट्रक्चरल एनालिसिस को, आप जो भी चीजें देखते हैं अगर आप उसको थोड़ा सा रियल करके देखेंगे तो आपको इस तरह से समझ में आएगा। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस किस तरह से काम करता है, जैसे ये देखिए, ये सिंपल सा एक चेयर है। इस चेयर पे कोई बैठा होगा तो उसके बैठने के चलते ये यहाँ से बैंड हो रही है।
तो ये इस तरह से एनालिसिस को हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस कहते हैं, जिसमें चेयर कहाँ से बैंड होगी, कितनी बैंड होगी, उसकी क्या स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, स्ट्रेंथ कितनी जनरेट करेगा वो, ये सब चीजें हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस में देखते हैं, जहां पर लोड लगता है। यहाँ पर देखिए आप स्क्रीन में, यहाँ पर लोड लगेगा तो वो लोड के चलते कहीं ना कहीं से वो डिफॉर्म होगी, और उसका डिफॉर्मेशन और उसका स्ट्रेस हमको देखना होता है। तो अलग अलग केसेस आपको मिलेंगे, अलग अलग टाइप के केसेस मिलेंगे। जैसे ये है, ये क्रेन है, यहाँ से लोड यहाँ से शिफ्ट होता है। तो ये लोड जब यहाँ पर शिफ्ट होता है तो वो किस तरह से शिफ्ट होगा, जिसमें कहीं डिफॉर्मेशन तो नहीं आ जाएगा, कहीं पे स्ट्रेस के चलते। स्ट्रेस क्या करती है, स्ट्रेस आपके कंपोनेंट को ब्रेक कर देती है। मैक्सिमम स्ट्रेस कहीं पे प्रोड्यूस हुई तो चांसेस उसके ब्रेक होने के ज्यादा हैं। तो आपको इस तरह के एग्जाम्पल्स बहुत कुछ देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो आपके पास में दिख रहा है, जैसे एक क्रेन बनी हुई दिख रही है, तो आप इसको बनाने के लिए आपको केटिया जैसे सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा। मॉडल बनने के बाद में हम उसको एनसिस में इंपोर्ट करके और फिर उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में स्ट्रक्चरल एनालिसिस का पार्ट मिलता है, जिसमें आपको एनालिसिस देखना होता है। और थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं, ये तो सेम टाइप का ही एनालिसिस मिल रहा है अपने को। अगर इस तरह के एनालिसिस हम समझते हैं कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए, स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बाद में दूसरे टाइप का जो एनालिसिस हमारे पास में आता है, जैसे आपको मैं यहाँ पर भी बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो एनसिस है, वो एनसिस किस तरह से बना हुआ है। एनसिस जो बनता है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है, उसको हम बोलते हैं FEA और FEM। FEA फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस हम इसको बोलते हैं, और FEM का मतलब होता है फाइनाइट एलिमेंट मेथड। फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस FEA, फाइनाइट एलिमेंट मेथड FEM। और इन दोनों की हेल्प से हम फिर एनालिसिस करते हैं। किस तरह से करते हैं वो मैं आपको आगे की सीक्वेंस में बताऊंगा। ये हमारा फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस और फाइनाइट एलिमेंट मेथड। कुछ कंपोनेंट किस तरह से काम करते हैं, एनालिसिस किस तरह से होता है, वो आप समझिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि स्ट्रेस एनालिसिस जिसको हम बोल रहे थे, वो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस जनरली। जैसे ये है व्हील है, अब वो व्हील जो है वो इस रेल के ऊपर चल रहा है, तो उससे इसमें डिफॉर्मेशन भी जनरेट हो रहा है और स्ट्रेस भी प्रोड्यूस हो रही है। तो उसको समझने के लिए फिर हमको स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना है। हमारे पास में स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बाद जो एनालिसिस आता है उसको हम बोलते हैं थर्मल एनालिसिस। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। देखिए अब जो थर्मल एनालिसिस का जो पार्ट है, जो भी आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा थ्रू आउट द 4 साल आप जो पढ़ोगे, उसमें जो आप प्रैक्टिकल करके देखते हो वो प्रैक्टिकल कर नहीं पाते हो जनरली, तो वो सब प्रैक्टिकल आप यहाँ पर एनसिस में कर सकते हो, और उसमें आपको प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी समझ में आ जाती है, ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। अगर नहीं चलता है तो क्या कारण है, क्यों नहीं चला, उसकी थिकनेस में कोई प्रॉब्लम है, उसकी डिजाइन में कोई प्रॉब्लम है, कोई करेक्शन करना है क्या, कोई डायमेंशन चेंज करनी है क्या, वो सब चीजें आपको एनसिस बता देता है। थर्मल एनालिसिस की अगर अपन बात करें तो थर्मल एनालिसिस भी अपने आप में एक बहुत ये देखिए, जैसे यहाँ पर ये इन्होंने बताया है, फिन्स के थ्रू बताया है। ये फिन्स है, ये फिन्स लगी हुई है, फिन्स से यहाँ पर जो है ये टेम्परेचर सोर्स है, यहाँ पर टेम्परेचर का सोर्स है, यहाँ से टेम्परेचर जनरेट हो रहा है और फिर वो फिन्स के टिप तक पहुंच रहा है। तो उस टिप तक हमारे पास में कितना टेम्परेचर पहुंच जाएगा, ताकि यहाँ पर जब हमारा पैर लगेगा, आपने देखा होगा
ये जो गाड़ी में फिन्स होती है वो कुछ इस तरह की फिन्स होती है, मोटर बाइक में जो फिन्स होती है। तो सोर्स तो ये है, जो रेड दिखाई दे रहा है ना आपको, वो मैक्सिमम टेम्परेचर है वहां पर, जहां पर रेड पोर्शन है। और जहां पर आपको ब्लू पोर्शन मिल रहा है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो ब्लू पोर्शन मिल रहा है वहां पर सबसे कम टेम्परेचर है। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर सोर्स पे होगा, क्योंकि बीच में होगा, क्योंकि यहाँ पर इंजन रेसिप्रोकेट कर रहा है। और यहाँ पर आपका टेम्परेचर सबसे कम है, क्योंकि ये टिप है उसका। तो टिप तक पहुंचते पहुंचते हीट डिसिपेट हो जाएगी। हो सकता है कन्वेक्शन के कारण हो, कंडक्शन के कारण हो, कुछ रेडिएशन के कारण भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हमको टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना पड़ता है। अगर थर्मल एनालिसिस की बात कर रहे हो तो फिर आप टेम्परेचर की बात करोगे, हीट की बात करोगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इनकी बात करोगे। उस तरह के केसेस आपको यहाँ पर मिलते हैं। थर्मल एनालिसिस में आपको इस तरह के केसेस भी मिलते हैं, जैसे ये केस है। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये एयर आ रही है और एयर यहाँ से निकल रही है। ये देखेंगे आप यहाँ पर, तो पूरे के पूरे सिस्टम में एयर का टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है, ये आपको देखने को मिलता है थर्मल एनालिसिस के केस में। ये यहाँ पर आप देखो, तो ये थर्मल एनालिसिस के लिए सिलेंडर है, तो सिलेंडर के अंदर वाला जो टेम्परेचर है, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम रोटेट होता है, पिस्टन रोटेट होता है, तो जहाँ पर पिस्टन रोटेट होगा वहां पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन है। जहाँ फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा है वहाँ टेम्परेचर हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर जनरेट होगा। और ये यहाँ पर बाहर आते आते टेम्परेचर बहुत कम हो जा रहा है। देखिए नीचे जो रेड कलर है वहां पर टेम्परेचर है 709, 709। और यहाँ पर टिप तक जो ब्लू कलर में है वहां पर 12 पे पहुंच गया है टेम्परेचर, मतलब यहाँ टेम्परेचर कम है। उसके लिए हो सकता है इन्होंने कंडक्शन यूज कर रहे हो, कन्वेक्शन यूज कर रहे हो, या कोई और तरीका अपना रहे हो। तो वो किस तरह से काम करेगा, ये चीजें हम एनसिस में देखते हैं और समझते हैं। ये देखिए एक एग्जांपल और है दूसरे टाइप का, ये ट्रांजिएंट थर्मल एनालिसिस है। ट्रांजिएंट का केस थोड़ा सा डिफरेंस बताता है हमको, कि यहाँ पर हम ट्रांजिएंट का मतलब आपने समझा होगा कि ट्रांजिएंट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जहां पर आप टाइम के साथ एनालिसिस करते हैं। अभी यहाँ पर हम जो थर्मल एनालिसिस कर रहे हैं ये नॉर्मल थर्मल एनालिसिस है, स्ट्रक्चर एनालिसिस है, नॉर्मल है, मतलब यहाँ पर हमने टाइम को एंटर नहीं करवाया। अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर एनालिसिस में टाइम को एंटर करा देते, टाइम को एंटर कराने का मतलब है कि हर 1 सेकेंड में लोड चेंज हो जाता। जैसे एक ब्रिज है, एक ब्रिज के ऊपर कार चल रही है, तो कार जब चल रही है तो एक जगह पर चल रही है, फिर थोड़े समय में कार आगे बढ़ती है तो वो जो लोड है वो दूसरी जगह पर लगने लगता है। फिर कार थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो लोड और आगे बढ़ जाता है, फिर कार आगे बढ़ती है तो लोड और आगे बढ़ जाता है। तो वो टाइम के साथ साथ लोड अलग अलग जगह लग रहा है और वहां से हटते हुए जा रहा है। तो इसको फिर हम बोलते हैं ट्रांजिएंट स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ट्रांजिएंट स्ट्रक्चरल एनालिसिस। और सेम कंडीशन में अगर आप थर्मल एनालिसिस कर रहे हो तो फिर कहलाता है ट्रांजिएंट थर्मल एनालिसिस। ट्रांजिएंट थर्मल, जहां पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है अलग अलग समय पर, जैसा कि यहाँ पर बताया हुआ है इस इमेज में, कि आपका टेम्परेचर की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पर जो है मल्टी सिलेंडर है, और हर सिलेंडर में क्या हो रहा है, जब ये रोटेट हो रहा है तो अलग अलग जगह पर अलग अलग टेम्परेचर जनरेट कर रहा है, जिसके चलते पूरी बॉडी में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग टाइप से हो रहा है। वो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हमको चेक करना होता है ट्रांजिएंट थर्मल एनालिसिस में। अब थोड़ा सा हम समझते हैं, मैं आपको एक और छोटा सा पार्ट दिखाता हूँ। एनसिस के ही अंदर और भी कुछ चीजें होती हैं जिसमें हम सीएफटी को ऑप्ट करते हैं। सीएफटी मतलब होता है कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक, जिसमें हम एरोडायनेमिक एनालिसिस या फ्लूइड का एनालिसिस करते हैं। अगर आपने एफएम पढ़ा हो सेकेंड ईयर में, जो हमारे मैकेनिकल में होता है,
तो उसमें फ्लूइड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं और यहाँ पर CFD में उसका प्रैक्टिकल एनालिसिस करके देखते हैं। सेम यहाँ पर एरोडायनेमिक एनालिसिस का पार्ट भी आता है कि कार की बॉडी को एरोडायनेमिकली बनी है या नहीं बनी है, क्योंकि अगर ये एरोडायनेमिकली नहीं बनी होगी तो हो सकता है चलते चलते वो रोड को छोड़ दे। अगर ये देखो, आप देख रहे होगे कार में, तो ये कार के ऊपर जो एयर जा रही है और कार के नीचे से जो एयर जा रही है, तो हमको क्या करना होता है कि जब कार के ऊपर से एयर जा रही है तो एयर की वेलोसिटी कम होनी चाहिए। अगर धीरे धीरे हवा चलेगी, यहाँ से हवा गुजरेगी, तो कार के ऊपर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो प्रेशर ज्यादा होगा तो हवा ऊपर से इसको दबाएगी, तो ये कभी भी सड़क को नहीं छोड़ेगी, उड़ नहीं जाएगी। तो इस तरह से बनाना होता है एरोडायनेमिकली कि कार जमीन को टच करती रहे हमेशा, कार जमीन को छोड़े नहीं। अदरवाइज बहुत हाई स्पीड में कार चलाओगे तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, अगर वो एरोडायनेमिकली अच्छी नहीं बनी है कार। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम एनालिसिस के पार्ट को देखते हैं। जैसे एक ये एक्सप्लिसिट डायनेमिक का एनालिसिस है कि प्लेट लगी हुई है, एक बंदूक आई है और वो बहुत तेजी से उसको निकाल के लेके जा रही है। इस तरह के एनालिसिस हम एनसिस में देखते हैं। मैं आपको सॉफ्टवेयर की एक झलक दिखाता हूँ जिसमें सॉफ्टवेयर किस तरह से होता है और काम किस तरह से करता है। ये हमारे पास में सॉफ्टवेयर है एनसिस का, जिसको हम वर्क बेंच नाम से डिनोट करते हैं। एनसिस में जनरली सॉफ्टवेयर, अगर आपने केटिया में देखा हो तो केटिया में आपके पास में सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसमें पार्ट डिजाइन होता है, असेंबली होता है, शीट मेटल होता है, स्केचिंग होता है। ऐसे ही एनसिस में भी दो तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं। एक को हम बोलते हैं मैकेनिकल APDL और दूसरे को बोलते हैं हम मैकेनिकल वर्क बेंच। तो इस तरह से दो प्लेटफॉर्म होते हैं। तो हम पहले इसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा, यहाँ पर आपको 1D एनालिसिस बहुत अच्छे मिलेंगे, यहाँ पर 2D एनालिसिस आपको बहुत मिलेंगे, पर यहाँ पर आपको 3D एनालिसिस के बेस्ट ऑप्शन मिलेंगे। 3D एनालिसिस आपको यहाँ पर भी मिलते हैं, पर वो 3D एनालिसिस उतने ज्यादा रियलिस्टिक रियल व्यू पे नहीं आते हैं जितने कि आपको यहाँ पर एनसिस के मैकेनिकल वर्कबेंच में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर 3D के आपके पास में बेस्ट ऑप्शन मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपके पास में 3D के बेस्ट ऑप्शन मिलने के साथ में उसका GUI, उसका ग्राफिक्स भी बहुत अच्छा मिलता है। ग्राफिक्स जो है वो बेस्ट मिलता है। कैसे मिलता है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखेंगे आप, तो ये हमारे पास में एनसिस का सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है। इस एनसिस के सॉफ्टवेयर में आपके पास में यहाँ पर देखेंगे तो ये जो इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार, और ये जो है वर्किंग विंडो है, जो व्हाइट कलर की विंडो आपको दिख रही है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो हर एक लाइन अपने आप में एक पूरा सॉफ्टवेयर, एक पूरी दुनिया है। हमने देखा था स्टैटिक स्ट्रक्चरल, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैटिक स्ट्रक्चरल, मतलब कि इसमें आपके पास में सिर्फ स्ट्रक्चर एनालिसिस के केस ही होंगे, सिर्फ स्ट्रक्चर वाले केस यहाँ पर होंगे। स्टडी स्टेट थर्मल, मतलब यहाँ पे थर्मल के केसेस होंगे। स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन लिखा है, मतलब यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन वाले एनालिसिस होंगे। थर्मल इलेक्ट्रिक, मतलब कि थर्मल और इलेक्ट्रिक वाले एनालिसिस होंगे। ट्रांजिएंट थर्मल वाले केस आपको यहाँ देखने होंगे, ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर वाले केस यहाँ, थर्मल वाले केस यहाँ आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो वाइब्रेशन के केसेस यहाँ पर मिलेंगे आपको। मॉडल एनालिसिस यहाँ पर आपको मिलेगा। हार्मोनिक रेस्पॉन्स या हार्मोनिक एनालिसिस आपको इन दोनों में मिलेंगे। अगर आपको फ्लूइड से रिलेटेड प्रॉब्लम करनी है तो इनमें से आपको देखना पड़ेगा कि कौन से टाइप का फ्लूइड आप एनालिसिस कर रहे हो। बकलिंग एनालिसिस आपको करना है तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा, इसमें बकलिंग एनालिसिस। तो इस तरह से अलग अलग एग्जांपल, अलग अलग टाइप के केसेस आपको मिलते हैं। ये बहुत सारे केसेस हैं जो हम यहाँ पर देख सकते हैं एनसिस में। अब आपको एनसिस का सॉफ्टवेयर अगर डाउनलोड करना है तो वो आपको एनसिस में ही आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाएंगे एनसिस
एनसिस इनकॉर्पोरेशन आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है स्टूडेंट वर्जन फ्री सॉफ्टवेयर, आप एनसिस डालेंगे या एनसिस आईएनसी अगर आप डालेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। ये जो है यहाँ से एनसिस सिमुलेशन, और जिसको जब आप ओपन करेंगे ये जो स्टूडेंट वर्जन है, स्टूडेंट एकेडमिक, ये देखिए एनसिस स्टूडेंट एकेडमिक, और यहाँ पर आपके पास में ये जो सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट एनसिस, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये तकरीबन तकरीबन 9 या 10 जीबी का होता है, तो बहुत ज़्यादा डेटा आपका लेगा वो डाउनलोड होने में। जैसे ही आप यहाँ से क्लिक करोगे वो डाउनलोड होना चालू हो जाएगा ऑटोमेटिक, और पूरा सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं एनसिस की वेबसाइट से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अभी कि क्या होता है एनसिस, किस तरह से काम होता है। नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तो उसमें हम ये देखेंगे कि एनसिस में वर्किंग कैसे होती है, डिजाइन आप कैसे करते हो। ये तो बहुत बेसिक था, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या काम करता है और कैसे काम करेगा ये। बाकी हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में प्रैक्टिकल काम करेंगे हम कल।